हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रैश कोर्स ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। और आज हम बात करेंगे सेक्शन 46 से लेकर 51 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की। इसके पहले के सारे टॉपिक्स एविडेंस एक्ट के हम कवर कर चुके हैं। वो सारे वीडियोस अवेलेबल हैं हमारे चैनल पर, आप उनको जाके देख सकते हैं। साथ ही में अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप एक टेलीग्राम चैनल है फैक्टम प्रोमेंडम के नाम से, वहाँ जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है 46 से लेकर 51। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था सेक्शन 45 को। एक्चुअली जो पूरा टॉपिक है ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन्स व्हेन रेलेवेंट, ये है 45 से 51। 45 सेक्शन है ये जो डील करता है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट से। इसको हमने देख लिया है। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप ये जाके देख सकते हैं। बाकी के जो बचे हुए सेक्शन है 46 to 51, इनको हम आज देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा जो सेक्शन 46 है ये कहता है कि जिस भी केस में एक एक्सपर्ट का ओपिनियन रेलेवेंट बन जाता है तो उस ही केस में अगर कोई ऐसा फैक्ट है जो उस ओपिनियन को या तो सपोर्ट करे या तो कॉन्ट्राडिक्ट करे, तो ऐसा जो भी फैक्ट होगा वो भी रेलेवेंट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वेर अ मैडनेस ऑफ अ पर्सन वॉज प्रूव्ड बाय अ साइकियाट्रिस्ट, then party may give additional evidence that madness as illness runs in the family of the accused and is often hereditary character of a person। ये इस बात का सबूत दिया जा सकता है कि ए को अगर मान लो ये घोषित कर दिया गया है कि ही इज मैड, तो आप इस बात का एविडेंस दे सकते हैं कि ए की फैमिली में उससे पहले कई लोगों में ये बीमारी हो चुकी है। और चूंकि मैडनेस एक हेरिडेटरी कैरेक्टर होता है एक पर्सन का, ठीक है, ये हेरिडेटरी बीमारी होती है, तो ये प्लॉजिबल है कि ए भी जो है वो मैड हो। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको इसको कॉन्ट्रडिक्ट करना है तो आप ये दे सकते हैं कि ए के पूरी खानदान में कभी भी किसी को भी मैडनेस की बीमारी नहीं हुई है, पागलपन की बीमारी नहीं हुई है। तो ये जो फैक्ट होगा ये क्या करेगा, इसको रिबट करेगा। साइकियाट्रिस्ट के जो ओपिनियन है उसको रिबट करेगा। तो सेक्शन 46 कहता है कि कोई भी फैक्ट जो एक्सपर्ट ओपिनियन को या तो कॉन्ट्रडिक्ट करे या रिबट करे तो वो फैक्ट क्या हो जाता है, रेलेवेंट बन जाता है। अगला है हमारा सेक्शन 47 में। इसमें बात की गई है हैंड राइटिंग की। ओके, when the court has to determine the question whether a particular document was signed or written by a certain person, then the court can of course admit the opinion of expert under section 45 की हमने बात section 45 में कर ली है कि आप एक एक्सपर्ट के ओपिनियन को ले सकते हैं। अब यहां पे सेक्शन 45 के आगे जाके ये सेक्शन बात करता है, अंडर दिस सेक्शन आप उस आदमी का भी ओपिनियन ले सकते हैं हु इज अक्वेंटेड विद दैट पर्सन्स हैंडराइटिंग। एक्सपर्ट ओपिनियन आप कब ले सकते हैं, सेक्शन 45 में ले सकते हैं, लेकिन अ पर्सन हु इज अक्वेंटेड विद दैट पर्सन्स हैंडराइटिंग, इस आदमी का जो ओपिनियन होगा ये लिया जाएगा सेक्शन 47 में। अगर सेक्शन ये कहता है कि हु इज कंसीडर्ड टू बी एक्वेंटेड, ये कौन होगा पर्सन जो एक्वेंटेड होगा हैंडराइटिंग से, उसके बारे में बताता है। तो हु हैज सीन दैट पर्सन राइट, इसने देखा हो लिखते हुए। हु हैज रिसीव्ड डॉक्यूमेंट्स रिटन बाय दैट पर्सन इन आंसर टू द डॉक्यूमेंट्स रिटन बाय हिमसेल्फ और अंडर हिज अथॉरिटी एंड एड्रेस टू दैट पर्सन। और who has in ordinary course of business received documents written by that person or such documents are habitually submitted to him। तो ऐसा कोई पर्सन होगा जिसके सामने ये तीन बातें हुई होंगी, तो दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज अ पर्सन हु इज एक्वेंटेड विद दैट पर्सन्स हैंडराइटिंग। एक केस था फखरुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें कहा गया था कि हैंडराइटिंग में बी प्रूव्ड by the evidence of a witness in whose presence the writing was done, and this would be a direct evidence, and if it is available, evidence of any other kind is rendered unnecessary। जब ऐसे आदमी का एविडेंस आपके पास है जिसने अपनी प्रेजेंस में उस आदमी को वो कागज लिखते देखा, तो किसी और तरीके के एविडेंस की कोई जरूरत ही नहीं है। दिस एविडेंस इज सफिशिएंट इन इटसेल्फ। अब अगर हम सेक्शन 45 और सेक्शन 47 को एक साथ रखेंगे और देखेंगे कि किन तरीकों से हैंडराइटिंग को प्रूव कर सकते हैं, तो पहला तरीका है बाय द एविडेंस ऑफ राइटर हिमसेल्फ, कि जो लेखक है वो खुद ही आके एविडेंस दे दे। दूसरा, बाय द ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट, ये अंडर सेक्शन 45 कोई एक्सपर्ट आए जो हैंडराइटिंग का एक्सपर्ट हो, वो ओपिनियन अपना दे आके। तीसरा, by the evidence of a person who is acquainted with the handwriting of the person in question, जो उसकी हैंडराइटिंग से अक्वेंटेड हो, उस पर्सन का एविडेंस। या फिर अंडर सेक्शन 73 में बाय द कोर्ट इटसेल्फ बाय कंपेयरिंग द हैंडराइटिंग इन क्वेश्चन विद द प्रूवन हैंडराइटिंग। कोर्ट के पास अगर कोई ऐसा पर्चा है, कोई भी ऐसा पार्चमेंट है जिसमें उसे पता है कि एक्यूज ने लिखा है, ये प्रूव्ड है, तो इस डॉक्यूमेंट को वो दूसरे डॉक्यूमेंट से
मैच करके देख सकता है अंडर सेक्शन 73। अगला है सेक्शन 48। जब कोर्ट को फॉर्म करना होता है एन ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जनरल राइट्स और कस्टम, किसी जनरल राइट्स और कस्टम के बारे में कोई ओपिनियन अगर फॉर्म करना होता है कोर्ट को, तो उन लोगों का ओपिनियन लिया जाता है who would know something about those rights and customs, okay? और ऐसे ओपिनियन क्या बन जाते हैं, रेलेवेंट बन जाते हैं। अगर किसी राइट और कस्टम के बारे में कोई ओपिनियन फॉर्म करना होगा तो कोर्ट उस आदमी का ओपिनियन लेगी जिसको इसके बारे में कुछ पता होगा, और ऐसा ओपिनियन क्या बनेगा, रेलेवेंट फैक्ट बनेगा। ये एक तरीके से सेक्शन 13 को क्या करता है, सप्लीमेंट करता है। लेकिन एक डिफरेंस है सेक्शन 13 और सेक्शन 48 में। सेक्शन 13 बात करता है हर तरीके के राइट एंड कस्टम की, जबकि सेक्शन 48 बात करता है जनरल राइट एंड कस्टम की। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 49। सेक्शन 49 डील करता है when the court has to form an opinion about the matters referred to in this section, the opinion of those persons having special knowledge thereon is relevant. कौन कौन से matters? Usage and tenets of any body of men or family, the constitution and government of any religious or charitable foundation, the meaning of the words or terms used in the particular districts or by particular classes of people. इन अगर मैटर्स में कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करना होगा तो वो उन लोगों को बुलाएगी अपना ओपिनियन देने के लिए जिनके पास इनसे रिलेटेड को स्पेशल नॉलेज होगी। ओके, अगली बात करते हैं हम सेक्शन 50 की। सेक्शन 50 सबसे इंपॉर्टेंट, सेक्शन 45 के बाद इस पूरे टॉपिक में सेक्शन 50 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 50 बात करता है कि रिलेशनशिप की, हमें अगर किसी दो लोगों के बीच के रिलेशनशिप को डिटरमाइन करना है, उसके बारे में कुछ जानना है, तो हम क्या करेंगे। तो कोर्ट को जब ऐसा कुछ करना होता है तो ऐसे लोगों का ओपिनियन लिया जाता है जिनके पास स्पेशल मींस ऑफ नॉलेज हो उस रिलेशनशिप के बारे में। ओके, किन लोगों के पास स्पेशल मींस ऑफ नॉलेज होगी, जैसे कि फैमिली मेंबर हो गए। ओके, फैमिली मेंबर होते हैं, उनके पास क्यों, एक आदमी और एक औरत शादीशुदा है या नहीं है, तो उनके फैमिली मेंबर को तो पता ही होगा ना कि वो शादीशुदा है या नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लोगों का ओपिनियन यहाँ पे लिया जाता है। नाउ देयर आर टू कंडीशंस ऑफ रेलेवेंसी ऑफ ओपिनियन अंडर दिस सेक्शन। पहला, द ओपिनियन मस्ट हैव बीन एक्सप्रेस्ड बाय कंडक्ट एंड नॉट बाय मेयर वर्ड्स एंड स्टेटमेंट। अगर पर्सन ए है वो बी से अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ बता रहा है तो वो स्टेटमेंट देके नहीं बताएगा कि ए मेरी बीवी है, वो कुछ ही कंडक्ट के थ्रू बताएगा कि ए मेरी बीवी है। ओके, secondly, the conduct of any person who has been dealing with the family, for example a doctor, a teacher, a preacher, and therefore had the special means of knowledge about that relationship is equally relevant। या दूसरी तरीके से क्या, उन लोगों का ओपिनियन लिया जा सकता है जिन लोगों को इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ पता हो, स्पेशल मीन्स से उनको कुछ पता हो, जैसे कि मान लो इन लोगों के सास ससुर, ठीक है, या कोई ऐसा टीचर, बच्चे का इनका कोई टीचर हो, या आपका कोई डॉक्टर हो, ठीक है, या पड़ोसी हो जिनको इसके रिलेशनशिप के बारे में पता हो। फॉर एग्जाम्पल, जहां पे एक वैलिड एडॉप्शन के बारे में जानना था कि प्लेंटिफ जो है वो वैलिड एडॉप्ट किया गया है नहीं किया गया है, कि ए और बी जो है वो प्लेंटिफ के माँ बाप है या नहीं है, तो डिस्पोजिशन ऑफ cousin of adoptive father, the family priest and the family barber who said that the ceremony was held at the adoptive father's home was said to be relevant। इन लोगों ने, फैमिली प्रीस्ट हो गए, कजिन ऑफ अडॉप्टिव फादर हो गए, फैमिली बार्बर हो गए, इन्होंने ये बोला कि इसकी जो अडॉप्शन सेरेमनी थी वो इसके पिता के घर पे हुई थी। तो ये जो फैक्ट है, ये फैक्ट क्या होगा, रेलेवेंट होगा, क्योंकि इससे ये पता चल रहा है कि वो प्लेंटिफ जो है वो वैलिडली अडॉप्ट किया गया था। ओके, तो सेक्शन 50 बात करता है रिलेशनशिप्स के बारे में। कोर्ट को जब किसी भी रिलेशनशिप के बारे में ओपिनियन फॉर्म करना होता है तो वो कैसे ओपिनियन फॉर्म कर सकता है। लास्ट है हमारा सेक्शन 51। ये कहता है कि whenever the opinion of a living person is relevant, जब भी किसी लिविंग पर्सन का ओपिनियन रेलेवेंट होता है तो उस केस में वो सारे ग्राउंड्स भी रेलेवेंट होते हैं जिसपे वो अपना ओपिनियन फॉर्म कर रहा है। ओके, देखिए, the only illustration appended to the section says that an expert may give evidence of the experiments conducted by him for the purpose of forming his opinion। उसने अगर किसी भी ग्राउंड, जैसे कि मान लो कोई पर्सन है, उसका कोई ओपिनियन है, तो ओपिनियन उसका फॉर्म जो हुआ होगा
वो किसी ना किसी ग्राउंड्स पे हुआ होगा ना। तो अगर ओपिनियन रेलेवेंट है तो ये ग्राउंड्स भी रेलेवेंट होंगे। कोर्ट हमेशा ये जानने की कोशिश करेगा कि ये जो ओपिनियन फॉर्म हुआ है ये किस बिना पे फॉर्म किया गया है। तो सेक्शन 51 कहता है कि जहां जहां ये ओपिनियन रेलेवेंट होगा वहां वहां ये ग्राउंड्स भी रेलेवेंट होंगे। By looking at the grounds, the court can determine the soundness and credibility of the opinion and therefore form its from this point of view the grounds are especially important and are relevant। और क्या है? relevant है। तो हमने आज बात की सेक्शन 46 से लेकर 51 के बारे में। अगली बार जब हम मिलेंगे तो बात करेंगे सेक्शन 52 से 55 के बारे में। अगर आपको लॉ फील्ड से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लॉ समझो मेकिंग लॉ इजी। यहाँ पे आपको लॉ से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे और रीसेंट जजमेंट्स का क्रिटिकल एनालिसिस भी मिलेगा। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।